डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गोल्जी बॉडीज़ की रहेगा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसे? हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। ठीक है, सबको पता है, आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी किसके नाम जाती है बेटा? कैमिलो गोल्जी के नाम जाती है। किसके नाम जाती है? कैमिलो गोल्जी। और द नेम ऑल्सो गिवन बाई कैमिलो गोल्जी, और उसी के नाम से क्या पड़ा हुआ है इसका? गोल्जी बॉडीज़ नाम पड़ा हुआ है। क्या नाम पड़ा हुआ है इसका? गोल्जी बॉडीज़ नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से उसने कैसे डिस्कवरी की, ये तो आपने सबने पढ़ रखा है। हमारी जो 9th क्लास की NCERT की बुक है, जिसमें पेज नंबर 64 पर एक कॉलम के अंदर बताया गया है कैमिली गोल्जी के बारे में पूरा डिटेल के अंदर। कैमिली गोल्जी नर्वस सिस्टम पर काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक मेडिकल ऑफिसर के लिए एज ए मेडिकल ऑफिसर उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ पर एज अ किचन के अंदर उन्होंने अपनी एक लैब फिट की और उसे अपनी एक परमानेंट लेबोरेटरी बना लिया, और उसके अंदर वो नर्वस के उप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। और मेनली किसके ऊपर काम कर रहे थे बेटा? बान ऑल, उल्लू, जो नॉर्मल हमारे आसपास उल्लू होता है उसको हम क्या कहते हैं? बान ऑल कहते हैं। जो स्पीसीज हमारे आसपास से आपने जो भी टीवी वगैरह में ब्लैकिश कलर का जो उल्लू देखते हो, क्या है बेटा? बान ऑल कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर क्या क्या स्टेनिंग किया बेटा? उस नर्व्स पे क्या क्या उन्होंने स्टेनिंग किया। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर देना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कलर देना। तो उन्होंने उस टाइम क्या देखा? जब इन्होंने कलर दिया तो आपको याद रखना, मतलब इन्होंने उसको एक रिएक्शन को नाम भी दिया। उसने उस रिएक्शन को क्या नाम दिया? मतलब कलर देना एक तरह से रिएक्शन करवा रहा था, उन्होंने उस रिएक्शन का क्या नाम दिया? ब्लैक रिएक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम गोल्जी बॉडी के बारे में जनरल तो पढ़ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी शेप किस तरह की होती है, कौन कौन से कंपोनेंट और उनके फंक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कम टीचर आपको बताते हैं। तो ध्यान देना बेटा, हमने क्या कहा इसके बारे में। इसकी जो रिएक्शन उन्होंने, स्टेनिंग का मतलब क्या है? कलर प्रोवाइड करना, और उन्होंने अपनी रिएक्शन का क्या नाम रखा? ब्लैक रिएक्शन नाम रखा। और जिससे इन्होंने उसको कलर प्रोवाइड किया, जिस केमिकल का यूज़ किया इन्होंने, वो किसका यूज़ किया बेटा? सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया बेटा? इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपको, क्योंकि हमारी NTSC में जो भी चीज़ें आती है NCERT बेस्ड है, और आप मानोगे हमारी बहुत बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है, हमारी NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आपको इसको प्लीज़ याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कहाँ से डिस्कवर किया? बान आउल से डिस्कवर किया। हालांकि इसमें उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बान आउल्स में किसके? नर्व सेल से। किसके क्या बेटा? नर्व सेल। उन्होंने नर्व सेल को क्या किया? जब स्टेन किया, जब इसको कलर दिया, तो वहाँ पर उन्होंने एक चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया न्यूक्लियस के पास। उन्होंने उसको क्या देखा बेटा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गोल्जी बॉडीज़, अपने नाम से उसका नाम क्या दिया? उन्होंने गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस भी कहा जाएगा। और रिएक्शन क्या कहलाई जाती है? ब्लैक रिएक्शन। और किस केमिकल का यूज़ किया इन्होंने? सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया इन्होंने? सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करेंगे, याद रह जाएगा सारे। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इनको इसके लिए क्या है? नोबेल प्राइज़। और उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर के साथ वो नोबेल प्राइज़ क्या किया है? शेयर किया है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो आपको इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नर्व सेल बान ऑल से किया है, और ब्लैक रिएक्शन, और जिस केमिकल का यूज़ किया उसको रिएक्शन को कलर देने के लिए क्या क्या बेटा? सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अकरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो देखो, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज्म हमने बताई थी मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होंगी बेटा? वो यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होती है, बट किसके अंदर अब्सेंट होती है? अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर RBC के अंदर मोस्टली क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। जो हम कॉमनली पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है इसका इंपॉर्टेंट। क्या आता है इसका इंपॉर्टेंट? स्ट्रक्चर। तो इसके भी 3 मेन कंपोनेंट्स होंगी। क्या होंगे बेटा? 3 मेनली कंपोनेंट। एक होगा सिस्टर्ना ही होगा। क्या होगा बेटा? सिस्टर्ना। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स हमने क्या कहा? एक साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो ये एक दूसरे से ही बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही क्या बनेगा? गोल्जी बॉडीज़ बनेगा। किस तरह से बनेगा हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। इसके सिस्टरना को हम क्या नाम दे देते हैं? गोल्जी सिस्टरना। गोल्जी बॉडीज़ की सिस्टरना, उसको सिस्टरना, क्योंकि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनता है जब एक सेल बनेगी, तो यहाँ पे उसको सिस्टरना नाम दिया। उसी सिस्टरना से ही क्या बनेगी? एक गोल्जी बॉडीज़ का अलग से स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? गोल्जी सिस्टरना। थोड़ा सा फ़र्क होगा,
और सेकंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड नंबर पर क्या प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, वेसिकल्स। ये गोल्जी बॉडीज़ के वेसिकल वैक्यूल्स है, इसलिए हम क्या नाम दे देंगे, गोल्जी वैक्यूल्स भी कह देते हैं। आई बात समझ में? इसके कितने कंपोनेंट है, 3, गोल्जी सिस्टर्ना, वेसिकल एंड वैक्यूल्स। आपको एक आधी बुक के अंदर साथ में ट्यूब्यूल्स भी मिल जाते हैं। क्या मिल जाएंगे बेटा, ट्यूब्यूल्स भी इसका कंपोनेंट मिल जाएगा, बट वो रेयर, वेरी लो इन नंबर, इसे हम मेन कंपोनेंट नहीं कहेंगे। इसके मेनली हम 3 कंपोनेंट कहेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमने क्या कहा बेटा, गोल्जी सिस्टर्ना, देन वेसिकल्स और वैक्यूल्स। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे किस तरह से ER से बनता है। ठीक है, ये किस तरह से ER से बनेगा, किस तरह से ER से ये बनता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये हमने क्या कहा था, हमारा सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो बिछा हुआ सा है जाल टाइप के अंदर, ठीक है, तो ये क्या बिछा है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ पे पूरे के अंदर हमने ये क्या बता रहे हैं बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने इसको क्या बताया बेटा, सिस्टर्ना बताया। क्या बताया यहाँ पर हमने, सिस्टर्ना बताया। ठीक है, और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स बताए थे, सिस्टर्ना बताया था, ट्यूब्यूल्स बताया था, वेसिकल। यहाँ पे इनकी जो ये वेसिकल्स होंगे, यहीं पे जो सिस्टर्ना होगा, सिस्टर्ना क्या होता है, ऐसे बल्ज निकलता है और यहाँ से इसके वेसिकल्स रिलीज होंगे, और इन्हीं वेसिकल्स से बाद में जो ये यहाँ पर अलग से वेसिकल्स बने हैं इस सिस्टर्ना से, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहीं पर ये वेसिकल्स क्या ले लेते हैं, अपने एक स्ट्रक्चर लेनी शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा वेसिकल्स निकलेंगे और इस तरह से क्या लेंगे बेटा, ये एक स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देते हैं। यही क्या कहलाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ कहलाई जाएगी। तो जो इसका सिस्टर्ना है, जो हमने ये बताया, अभी ध्यान देना, दोबारा बताएंगे हम, जो सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी जो बॉडीज़ है वो किससे बना हुआ है बेटा, सिस्टर्ना ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये इसका सिस्टर्ना था, इसके फ्लैट सिस्टर्ना थे, वहाँ से इसके अंदर क्या होगा, एक राउंड से स्ट्रक्चर निकलेगा, वेसिकल कहेंगे। ये वेसिकल से फिर क्या होगा बेटा, इस तरह की इसकी इस तरह से शेप आनी शुरू होगी। इसकी सिस्टर्ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, बिल्कुल अलग होंगे। क्या होंगे बेटा, इनके सिस्टर्ना बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे। वहाँ पे हमने क्या बताया था बेटा, उनके सिस्टर्ना फ्लैट बताए थे। यहाँ पे क्या है, थोड़े से कर्व्ड टाइप के, थोड़े से क्या है, कर्व्ड। ये मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस बताया। इस तरह से क्या है, कर्व्ड और पैरेलल है। क्या है बेटा, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आगे बात समझ में, बीच में इनमें इस तरह से ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, हालांकि बिल्कुल पास पास में होते हैं ये। और इनकी जो फंक्शनल यूनिट होते हैं गोल्जी बॉडीज़ की, वो क्या होगी, सिस्टर्ना ही होगी। क्या होगी, सिस्टर्ना। ठीक है, अब गोल्जी बॉडीज़ के 2 फेस बन जाते हैं। आप पढ़ते हो, मिरर पढ़ते हो या कोई भी लेंस पढ़ते हो, अपने क्या कहते हो, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। आपने ये कही तो मैंने बाई कन्वेक्स बता दिया। इस तरह से आपने अगर बात की तो आप ये इसको क्या नाम दे रहे हो बेटा, कन्वेक्स नाम दे रहे हो, उभरे हुए को देते ना। और आपको इस तरह का कोई होता है तो आप क्या नाम देंगे, कनकेव नाम देते हो। इन द सेम वे इसकी भी 2 चीज़ें बन गई है। एक तो हमारे पास इधर का पार्ट होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, कन्वेक्स साइड कहेंगे, और इसे हम क्या नाम देंगे, कनकेव कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, कनकेव। देखो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनना शुरू हुआ, तो यहाँ पे बन रहा है गोल्जी बॉडीज़, और बनता बनता यहाँ पे पूरी तरह बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच्योर। ठीक है बेटा, आ रही है ना मेरी बात समझ में। तो हमने क्या कहा, इसका एक सरफेस तो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ये सरफेस हम क्या बता रहे, कन्वेक्स, और ये क्या बता रहे हैं हम, कॉनकेव। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया बेटा, कॉनकेव बना दिया। अरे बिल्कुल पास पास में होंगे ये। तो ये फेस हमने क्या कहा, कॉन्वेक्स, और ये फेस हम क्या कह रहे हैं, इसका आखिरी वाला यहाँ पर कॉनकेव। यहाँ पे बन रहा है, न्यूक्लियस था, इस सिस्टर्ना ऑफ एंडोप्लाज्म बना, तो इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और यहाँ पे आते आते पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, तो इस फेस को हम क्या कहेंगे, मैच्योर फेस भी कहेंगे। कन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, ट्रांस फेस। आपको एनटीएससी पर्पज़ के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसका एक एंड तो
क्योंकि अलग तरह से है, जो किस तरह की तरफ हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस की तरफ, और एक किसकी तरफ हो गया है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ। किसकी तरफ हो गया है, सेल मेम्ब्रेन। तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो आपका रटना नहीं है बेटा, हमने इस तरह से बनानी शुरू की, बन रहा है, तो आपको ऑप्शन में तो फॉर्मिंग फेस मिल सकता है, कन्वेक्स फेस मिल सकता है, या आपको क्या मिल सकता है, सिस फेस। इसको हम क्या कहेंगे, सिस फेस। और किसके अपोजिट या फिर टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन आपका आ जाएगा, तो पे हम क्या कहेंगे बेटा, कनकेव कहेंगे, मैच्योरिंग फेस कहेंगे, या ट्रांस फेस कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये मेरी बात। तो हमने क्या कहा बेटा, गोल्जी बॉडीज़ किससे बनी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना से बनी होगी। इस तरह से बनी, इसके दो फेस यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ मैच्योर हो रही है तो फंक्शनल होगी यहाँ पे, ये मैच्योरेशन से इसके एंड पर क्या निकलते हैं, ये वेसिकल्स निकलेंगे। यहाँ पे इनके मैच्योरिंग फेस की तरफ इनके क्या निकलते हैं, वेसिकल्स निकलेंगे। और वेसिकल्स क्या करेंगे, पैकेजिंग का काम करते हैं। क्या काम करेंगे, पैकेजिंग। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, जिसको भी इसको चीज़ कोई पहुँचानी है। सामने हमारी मेन कंपनी के पास चीज़ चली गई, अब वो कंपनी क्या करेगी, पैकेज करेगी, पैकेजिंग करेगी उस चीज़ की। तो वहाँ पर किसके अंदर, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो कौन करती है, वेसिकल्स करेगी। यहाँ पे हमारी ईआर ने कोई भी चीज़ बनाई है, इसके पास अब उसको आगे तक पहुँचाना है, तो इसको कौन काम करेगी बेटा, यहाँ सिस्टर्ना के अंदर जाएगी। फिर पैकेजिंग का काम कौन करेगा, ये वेसिकल्स, जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुँचाएगी। अगर सेल से बाहर भी पहुँचाना हो तो कौन करेगी, वेसिकल्स करेगी। क्या करेगी बेटा, वेसिकल्स करेंगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम्हारे को एनसीईआरटी में ये चीज़ दी हुई है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी बुक में बताऊं तो देखो आराम से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना आपका बेटा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स के अंदर हो रहा है। ये छोटी छोटी हमारी बात आती है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास पैकेजिंग जो होगी वो मेनली किसके अंदर होगी बेटा, हमारे पास वेसिकल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होगी, वेसिकल्स। अब बहुत ज़्यादा वेसिकल्स फ्यूज़ हो जाएंगे और बड़े बड़े से बन जाएंगे, इन्हें हम क्या नाम देंगे, वैक्यूल्स कहेंगे। क्या नाम देंगे, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो दोबारा से हम फटाफट स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम ये क्या बना रहे हैं, अब मैं AR नहीं बनाऊंगी, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, सेल। ये क्या बना दिया हमने, न्यूक्लियस बना दिया। यहाँ पे AR की सिस्टर्ना से क्या बननी शुरू हो जाएंगी, गोल्जी बॉडीज़। और गोल्जी बॉडीज़ इस तरह से आएंगी। ठीक है, इस तरह का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है बेटा, इसे हमने कौन सा, ये क्या नाम दे रहे हैं, गोल्जी बॉडीज। इसका जो बनना शुरू हुआ इसे हम कौन सा फेस कह रहे हैं, फॉर्मिंग फेस। क्या कह रहे हैं, फॉर्मिंग फेस। जो कैसा दिखाई देता है, कन्वेक्स जैसा दिखाई देता है। और इसे हम क्या भी नाम देंगे, सिस फेस। और यहाँ पे मैच्योर हो जाता है, इसलिए इस फेस को हम क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेस कहेंगे। कैसा होता है बेटा इसका सरफेस, कनकेव होता है, इसलिए कनकेव। और ट्रांस भी कहेंगे। ये किधर की तरफ हो गया, न्यूक्लियस की तरफ, और ये किधर की तरफ हो गया, सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो गया। यहाँ जब मैच्योर होता है, यहाँ पे क्या रिलीज़ होंगी बेटा, इसके अंदर ये वेसिकल्स होंगी। और वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ होके क्या बना देंगी, बड़े बड़े ये वैक्यूल्स बना देती है। क्या बना देती है बेटा, ये बड़े बड़े वैक्यूल्स बना देती है। तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया है, किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इसके अंदर ये हमारा गोल्जी बॉडीज़ का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इन प्लांट्स, एनिमल के अंदर तो एकदम कंपाउंड फॉर्म में है ये, मतलब कंबाइंड फॉर्म में, एक तरह से बिल्कुल पास पास में होते हैं, इस तरह से। इन प्लांट जो सिस्टर्ना होते हैं, दीज आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, दीज आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, बिखरे होंगे, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे, बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं। मतलब गोल्जी बॉडीज़ एक प्रॉपर मैनर में नहीं होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। और उन्हें क्या कहा जाता है, आर नॉन एज डिक्टियोसोम्स। क्या नाम दिया जाता है, डिक्टियोसोम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, डिक्टियोसोम्स आर, एक गोल्जी बॉडीज दे देंगे, एक ER दे देंगे, एक वो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्टियोसोम, कोई और चीज़ नहीं, क्या नाम है, गोल्जी बॉडीज। डिक्टियोसोम को हम कैसे बताएंगे, इन प्लांट्स गोल्जी बॉडीज आर स्कैटर्ड, इन प्लांट्स गोल्जी बॉडीज आर scattered which are known as डिक्टियोसोम्स, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, डिक्टियोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है तो बताना बेटा। आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट किया करो
कि मैडम मुझे समझ नहीं आया, जो भी आपका रीज़न है तो आप देखते हो तो उसके बारे में ज़रूर बताया करो, ठीक है, ताकि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको सॉल्व करूँगी। और देखो जो वीडियो की क्वालिटी है, आजकल सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाउनलोड होके हो रही है, तो आगे से ही यूट्यूब का जो रिजोल्यूशन पावर वो ज़्यादा नहीं कर रखा, इसलिए यूट्यूब के ऊपर हमारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है। आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके उसे थोड़ा चेंज कर सकते हो तो आपको थोड़ी बहुत अच्छे से दिख जाएगी। बट हम हमारे अच्छे से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसकी अपलोडिंग का मेन यही रीज़न है क्योंकि आप यूट्यूब पे भी सर्च करना, नेट पे भी सर्च करना, आजकल यूट्यूब की क्वालिटी का ख़राब होना थोड़ा सा यही रीज़न है, क्योंकि हर काम ऑनलाइन होना हो गया, यूट्यूब पे अपलोड करके होना शुरू हो गया, इसलिए यूट्यूब ने आगे से उस रिजोल्यूशन पावर को कम कर रखा है। तो कोशिश करना बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो इस चीज़ को, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा। तो एक बार जल्दी से फटाफट अगर हम रिवाइज करेंगे तो बार्नआउल से डिस्कवर किया था, गोल्जी बॉडीज़ ने ब्लैक रिएक्शन नाम दिया था, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का यूज़ किया गया था, सब में मिलेगी, यूकेरियोट्स में मिलती है, किस में एब्सेंट होगी, प्रोकैरियोट्स में और मैच्योर आरबीसी के अंदर होगी। इसके 3 इंपॉर्टेंट होंगे कंपोनेंट होंगे, गोल्जी सिस्टर्ना, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसके अंदर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा, ये और किसी से नहीं ER से बन रही है तो ये इसके बनना शुरू होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। इसका कन्वेक्स सरफेस हो जाएगा कनकेव, और कन्वेक्स में बनती है तो इसलिए फॉर्मिंग फेस कहेंगे, इसमें मैच्योर हो जाती है जैसे हम क्या कहेंगे बेटा, मैच्योरिंग फेस, इसे सिस फेस भी कहते हैं, इसे ट्रांस फेस। तो सिस फेस कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस की तरफ, कनकेव कहाँ पर होगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ठीक है। और इसके मैच्योर सरफेस पर क्या होती है, वेसिकल्स आती हैं, यहीं से इन्हीं से वेसिकल्स बनेंगी। वेसिकल्स मेन काम किसका कर रही है, मॉडिफाइड करने का, मतलब अच्छे से पैक करने का काम कर रही है और उसको सेल या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाने का काम करेगी। और वेसिकल इफ्यूज़ होकर क्या बनाएगी, वैक्यूल्स, और वैक्यूल किसका काम करेगी, स्टोरेज का काम करेगी। और प्लांट्स के अंदर ये गोल्जी बॉडीज स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, एक जगह इस तरह से नहीं होंगे, जैसे हम क्या टर्म देते हैं, डिक्टियोसोम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, डिक्टियोसोम। हमारा आखिरी टॉपिक इसका क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। क्या बचेगा बेटा हमारा, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज़, सबसे पहला फंक्शन तो हमने क्या कहा भाई, ये मॉडिफिकेशन कर रही है, क्या कर रही है, मॉडिफिकेशन, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अब हमने भाई कोई आइटम को हमने कर रहे हैं तो उसको पहले क्या होगा, अच्छे से ढंग से भाई यही चीज़ मंगाई है, ये नहीं है, तो एक तरह से उसको हमारे सेल में जाना, भाई सेल किसकी फॉर्म में जाना, तो उसको क्या करेगी, उसे मॉडिफाइड करेगी। भाई सेल डायरेक्ट थोड़ी ना, हमने तो क्या सामान मंगाने का अलग तरीका होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे ही भाई ये चीज़ वहाँ पे पहुँच रही तो पहले क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और जैसे मॉडिफिकेशन होगा भाई इस फॉर्म में जानी है सेल के अंदर, फिर उसका क्या होता है, पैकेजिंग होता है, क्या होता है बेटा, पैकेजिंग। और ये दोनों कौन से हिस्से के अंदर होगी, मेनली वेसिकल्स में होगी, किसके अंदर होगी बेटा, वेसिकल्स। उसके बाद में ये कहाँ होती है, दूसरे पार्ट्स के अंदर, भाई सेल में कहाँ पहुँचानी है, सेल के अंदर पहुँचानी है, सेल से बाहर लेके जानी है, कहाँ पर पहुँचानी है, तो ये सिग्नल भी प्रोवाइड करेगी, सिग्नल प्रोवाइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चैनल। देखो ट्रांसपोर्टेशन चैनल हमारा कहाँ से शुरू हुआ था बेटा, ER से, लेकिन इसको सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, गोल्जी बॉडीज़ से। एक तरह से हमारी ये किसका काम करेगी, ट्रैफिक पुलिस का काम करेगी, किसका काम करेगी बेटा, ट्रैफिक पुलिस। से हमारा ट्रैफिक पुलिस सिग्नल देते हैं भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इन द सेम वे विच एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज़ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करेंगे, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। देखो एक तो ग्लूकोज होता है, एक स्टार्च होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर तो एक तरह से हमने क्या कह दिया, ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स शुगर हमने क्या कह दिया, स्टार्च, दोनों ही शुगर होते हैं। तो मैंने कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करेगी फ्रॉम द सिंपल शुगर, इसको याद रख लेना, ठीक है बेटा। 5th नंबर पर अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, तो जो लाइजोसोम्स फॉर्मेशन, लाइजोसोम फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज ही हेल्प करेगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी मैंने तुम्हें ये सारे फंक्शंस बताए हैं, ऑल द फंक्शंस ऑफ NCERT, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, वेसिकल्स के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्टेशन चैनल के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करेगी, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करना वो भी कौन करते हैं, गोल्जी बॉडीज़, और लाइजोसोम फॉर्मेशन भी कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज़। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन जिनको NTSC में पूछ लिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
ऑन सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन सेल मेम्ब्रेन। याद है, कमेंट करके बताना मैंने आपको जो फॉर्मेशन जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने क्या नाम दिया था, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है। क्या नाम दिया था हमने, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड दिया था। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है उसे हमने ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है लिपिड, तो उसकी फॉर्मेशन भी कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज़। अगर आपने स्पम्स पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, स्पम्स के हेड के अंदर एक एक्रोसोम होता है, 10th क्लास के अंदर आएगा डिटेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक एंजाइम होगा जो एग की मेम्ब्रेन को रप्चर करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। एक्रोसोम की फॉर्मेशन क्या कहा बेटा हमने, जो स्पम के हेड में एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, गोल्जी बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी बॉडीज़। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी कहा, वेरी गुड। किसने डिस्कवर किया इसको, कैमिली गोल्जी ने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी अपरेटस नाम पड़ा है। किस में से डिस्कवर किया, बार्न आउल से डिस्कवर किया। कहाँ, नर्व सेल। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, बार्न आउल की पिक्चर देख सकते हो, जो नॉर्मल उल्लू होते हैं वही होते हैं बेटा ये। और कौन से रिएक्शन से किया, ब्लैक रिएक्शन से किया। और कौन सा केमिकल यूज़ किया इन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट, वेरी गुड। कहाँ पे मिलेगी, यूकेरियोट में मिलेगी। कहाँ नहीं होती है बेटा ये, प्रोकैरियोट और मैच्योर आरबीसी में नहीं होती। इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट क्या है, गोल्जी सिस्टर्ना, दूसरा क्या है, वेसिकल्स, तीसरा क्या है, वैक्यूल्स, जिसे गोल्जी वैक्यूल्स और गोल्जी सिस्टर्ना नाम भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बन रही है सिस्टर्ना, किससे बनेगी, सिस्टर्ना ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से क्या होती है, सिस्टर्ना निकल के आता है वेसिकल की फॉर्म में, और यहाँ से फिर इसकी शेप इस तरह से आनी शुरू हो जाती है। इसके 2 सरफेस बनते हैं, एक बनता है बनने वाला सरफेस, तो फॉर्मिंग फेस, जिसकी शेप कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, और सिस फेस भी कहेंगे, विच इज़ टूवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। वाइल जो मैच्योर बन का कंप्लीट बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, इसलिए इस फेस को मैच्योरिंग फेस कहेंगे। और कैसा होता है सरफेस, इसका कॉन्केव सरफेस होता है, एंड ट्रांस सरफेस भी कहेंगे। और इसकी किधर की तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। मैच्योरिंग फेस की तरफ ही क्या बनते हैं, वेसिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, इनके वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। और वेसिकल फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, वैक्यूल्स बनाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, ये क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसॉर्म्स कह देंगे। और फिर हमने किसके बारे में बात की बेटा, फंक्शंस के बारे में बात की है। फंक्शन अगर हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग जो वेसिकल्स करता है, सिग्नल तो ट्रैफिक पुलिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, लाइजोसोम फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है, और हेड के ऊपर जो एक्रोसोम होता है स्पर्म में, उसकी फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करता है। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक किया करो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ओके।